सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर टू, जो कि केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिकुल्स का है। तो इसमें आज देखने वाले हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, ये बायो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इस पेपर का ऑर्गेनो कैटालिसिस वाला चैप्टर डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स में हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंडोगोनिक रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडीपी फ्रॉम एटीपी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट बायोलॉजी और ट्रांसपोर्ट इन स्टोरेज ऑफ बायोऑक्सीजन। ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बायो एनर्जेटिक की बात, ठीक है, बायो एनर्जेटिक, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक? तो डेफिनेशन के फॉर्म में हम देखते हैं कि जो बायो एनर्जेटिक्स आर बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार से बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। ठीक है, एनर्जी चेंजेस की स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, अकम्पनिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। कहाँ पे वो एनर्जी चेंजेस होगा? जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, या फिर ये बायोलॉजी लिखा है, Biological systems are essentially isothermic and uses chemical energy to power living process। यानी कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वहां उनको अपने लिविंग प्रोसेस के लिए जो पावर की एनर्जी होती है, पावर की जरूरत होती है, जो एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी में चेंजेस या उस एनर्जी में चेंजेस किस वजह से हो रहा है, उस सारे प्रोसेस को हम किसमें स्टडी करते हैं? बायो एनर्जेटिक्स में। बायो एनर्जेटिक्स। तो यहाँ पे एक और आपको एक मिलेगा। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? देखो, दो शब्द से मिलके बना है, यानी कि बायो एनर्जेटिक्स। पहला बायो, दूसरा एनर्जी। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग सिस्टम। बायो का क्या मतलब होता है? लिविंग सिस्टम। और एनर्जेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड वी कैन से study of energy changes or study of any energy related changes in biological system or living system is called bioenergy। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या और पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, ये तो हो गया बायोएनर्जेटिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल। इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड यूजफुल ऑफ इट। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, या इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या कितना टाइम लगेगा, या ये सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैसे होंगे, ये सारे चीज हम किसमें पढ़ते हैं? बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। द सेल कैन ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे सेल्स में, मसल्स में, टिश्यू में जो एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, वो मैकेनिकल फॉर्म में या पोटेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके बारे में भी हम बायोएनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज द सेल कैन ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी। And the fourth one is bioenergetics are related to initial and final state of energy of reactant. So it is similar to biochemical thermodynamics। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं कि फाइनल स्टेट, यानी कि अगर दो सिस्टम है, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर, ठीक है, तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। यानी कि हम इसको एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के रूप में मानते थे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन क्या होता है ये बायोएनर्जेटिक। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब हमको बायोएनर्जेटिक स्टडी करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ पे है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी इज द यूजफुल एनर्जी इन सिस्टम। जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने लिविंग प्रोसेस के लिए, वो कहलाता है तुम्हारा फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी। और वो क्या कहलाता है? गिफ्ट चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज द पोर्शन ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज इन सिस्टम। यानी कि सिस्टम में कितनी एनर्जी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारा फ्री एनर्जी। इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। देखो मैं क्या बोला, जो एनर्जी, सपोज ये एनर्जी है, वो
वर्क प्रोसेस यानी कि वर्क करने के लिए, वर्क डन होने के लिए अवेलेबल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, ठीक है, that is available for doing work, that is the useful energy also known as the chemical potential। वो क्या कहलाता है? केमिकल पोटेंशियल। वही केमिकल एनर्जी, वही केमिकल पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसको हम अपने यूजफुल, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। इतना समझ आया आप? तो चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप से एनर्जी बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले है केमिकल एनर्जी। जैसे कि मैं आपने आपको बताया कि केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा? बॉन्ड्स में स्टोर होगा। जैसे आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, लिपिड है, प्रोटीन है, फैट है, एवरीथिंग, वो सारे एनर्जी किसमें स्टोर है? केमिकल की फॉर्म में। कहाँ पे स्टोर है? स्टोर्ड इन बॉन्ड्स, एंड दैट एनर्जी विल रिलीज व्हेन दैट बॉन्ड विल ब्रेक। So these are the basic forms of energy. Now the second one is electrical separation of charge. Electrical separation of charge. Chemical energy is the released during the hydrolysis of polymer. Electrical separation of charges. Electrical separation of charges. Electrical gradients across cell membranes help drive the movement of doing membranes of ions through channels. यानी कि electrical gradients across cell membranes help drive the movement of ions through channels. It means इलेक्ट्रिकल सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब कैसे देखो, सेपरेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा? कौन सा फोर्स की, कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स हेल्प ड्राइव द मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू चैनल। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, मीन्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड वन इज हीट। ठीक है, हीट एनर्जी क्या है? ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो, हीट एनर्जी का हमको हीट कैसे पता चलता है कि कहीं पे हीट है या क्या? हमको टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे हम किसी कोल्ड बॉडी या हॉट बॉडी को टच करते हैं, तो कोल्ड बॉडी को टच करते हैं तो हमको उसको कोल्ड होता है, क्योंकि हमारा हाथ का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है। और अगर हॉट बॉडी को टच करते हैं तो हमारा टेम्परेचर उस हॉट बॉडी से कम होता है। सो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही ट्रांसफर होता है एनर्जी। तो हीट कैन बी रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन, सो दैट केमिकल रिएक्शन से क्या होगा? हीट रिलीज होगा। फिर आता है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टोर्ड एज फोटोन। ठीक है, जो फोटॉन्स में एनर्जी स्टोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट इन द आई। देखो, हमारे आई में पिगमेंट है, वो एनर्जी को वो हमारे आई क्या करता है? उसको कैप्चर करता है। एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन। तो ये क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी इज यूज इन द मसल मूवमेंट। भाई सपोज हम रनिंग कर रहे हैं, या हम चल रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही? सो दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मसल, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मसल की मूवमेंट्स के लिए वो एनर्जी यूज होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही वो केमिकल एनर्जी हमारे मसल्स के मूवमेंट्स के यूज होता है, वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। So these types of energies are involved in the biological system। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी एनर्जी थे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, वो एग्जांपल्स इन बायोलॉजी सिस्टम में कहाँ कहाँ पे क्या होता है, काम कर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द लॉज, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम को कंफर्म हम कौन कौन से लॉ से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि अगर सिस्टम की इतनी एनर्जी है, ठीक है, इंक्लूडिंग सराउंडिंग, इंक्लूडिंग सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी जो है जितना है उतना ही रहेगा। यानी कि इसको अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं, एनर्जी इज नाइदर लॉस नॉर गेन ड्यूरिंग एनी चेंजेस। यानी कि अगर ये सपोज अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल, सपोज पहले केमिकल एनर्जी था, केमिकल से पोटेंशियल गए, पोटेंशियल से मैकेनिकल गए, तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी एनर्जी की फॉर्म चेंज होंगे, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज
कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जितनी अमाउंट में आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, सपोज वो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। तो आपको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, energy is neither lost nor gained during any changes. However, energy may be transferred from one part of the system to another. यानी कि बॉडी की एनर्जी जो भी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म जरूर होगा, बट इट इज नॉट सेड दैट कि टोटल एनर्जी जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं। एनर्जी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और मे बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। So this is what your first law. Now the second law. The second law of thermodynamics states that the total entropy of system must increase if a process is to occur spontaneous. और थर्मोडायनेमिक का दूसरा जो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि थर्मोडायनेमिक का ये जो है क्या है हमारा सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ प्रोसेस इज टू अकर स्पॉन्टेनियसली। अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो ये मस्ट है कि आपकी एंट्रोपी ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? सो you know all guys what is entropy? Entropy is a measurement of randomness in any of the system। यहाँ पे लिखा है देखो, एंट्रोपी इज द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर। एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, रेंडमनेस की माप, यानी कि हम कितना वो रेंडमनेस हो रहा है वो सिस्टम, कितना वो परफेक्टली नहीं है, वो क्या डिसऑर्डर है, तो कितनी हद तक वो डिसऑर्डर है, वो इसकी कहलाती है एंट्रोपी। यानी कि जैसे बोलते हैं कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है कंटिन्यूअस बढ़ रही है ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। रेंडमनेस यानी कि उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम एंड बिकम्स मैक्सिमम एज इक्विलिब्रियम इज अप्रोच। और इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम तब जाएगा अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या है इसका, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्टिंग सिस्टम एंड द चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी और एनर्जी में क्या रिलेशन, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये हमारा क्या है इक्वेशन, ठीक है। वह डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच आपका एंथैल्पी है और टी क्या है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो डेल्टा एच है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये डेल्टा एच को हम क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा ई से। तो हमारा दूसरा रिएक्शन आता है, दूसरा इक्वेशन आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल। सो दिस टू रिएक्शन इक्वेशंस आर very important for your biological system। So let us move to the next slide। अब हमको इसमें दो टाइप की प्रोसेस मिलेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में हमको ये दो टाइप के रिएक्शन होते थे, एक होता था एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो वैसे ही हमको यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में दो टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे। अगर हमारा डेल्टा जी निगेटिव है, ठीक है, डेल्टा जी निगेटिव है, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड होगा लॉस ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। यहाँ मैं बात करता अगर ये डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब आपका ये डेल्टा एच निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा जी अगर ओवरऑल ये डेल्टा जी यहाँ पे निगेटिव होता है, इसका ये मतलब है कि आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। If in addition delta G is of great magnitude, the reaction goes virtually to completion and is essentially irreversible। और ये क्या होगा, मैं बोला था यूनिवर्स के सारे जो रिएक्शंस है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। एंट्रोपी लगातार बढ़ भी रही है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दे कैन नॉट कम बैक। ऑन द अदर हैंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द रिएक्शन प्रोसीड ओनली इफ द एनर्जी कैन बी गेन्ड। अब डेल्टा जी को पॉजिटिव कब होगा, जब उसको एनर्जी बाहर से मिलेगा, ठीक है। दैट इज इट इज एंडरगोनिक। ध्यान देना यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन है। ये देखो एंडरगोनिक रिएक्शन में डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस डेल्टा जी होगा।
और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा जी माइनस होगा, यानी कि ये। इन एडिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी इज द ग्रेट, द सिस्टम इज स्टेबल, यहाँ पे सिस्टम स्टेबल है, विथ लिटिल और नो टेंडेंसी फॉर रिएक्शन टू occur इफ डेल्टा जी इज जीरो। और अगर डेल्टा, तीन कंडीशन है आपके पास, डेल्टा जी अगर जीरो हुआ, डेल्टा जी अगर माइनस हुआ, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ। तो डेल्टा जी अगर जीरो है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेक प्लेस। डेल्टा जी अगर माइनस है तो ये एक्सर्गोनिक होगा, ठीक है, एक्सर्गोनिक होगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना ये क्या होगा, एंडरगोनिक रिएक्शन होगा, एंडरगोनिक रिएक्शन। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है, एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक और नेट चेंज जीरो की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं जो आपको बता रहा था, ये देखो एंडरगोनिक रिएक्शन में आपको एनर्जी लेना पड़ रहा है, ठीक है, केमिकल एनर्जी का अमाउंट। और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में रिलीज कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और जो रिलीज कर रहा है वो एनर्जी क्या के फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में, ठीक है, ये है तुम्हारा फ्री एनर्जी, ठीक है। दूसरे वर्ड में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए आपको एक बॉल दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, आपको एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी बताया मैं आपको, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करेगा, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये बॉल को ऊपर से नीचे आने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो रिएक्टेंट जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके, दैट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। यानी कि इन एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड एज द रिएक्टेंट फ्रॉम लोअर एनर्जी प्रोडक्ट, डेल्टा इज नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको एनर्जी लगी नहीं रही है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। एंड द सेकेंड वन इज एंडरगोनिक। जब हम एंडरगोनिक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हमको एनर्जी देना पड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस रिएक्टेंट इज converting into product by amount of energy required. It means it is taking help of the outer energy source. So that is what energy must be added for an endergonic reaction. ध्यान देना, endergonic reaction is not a spontaneously process. It is what energy driven process. हम इसको एनर्जी देते हैं, in which reactants are converted to product with higher energy level. भाई इसका प्रोडक्ट क्या है, हायर एनर्जी में जा रहा है, यानी कि इसका डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, वन इज पॉजिटिव डेल्टा एंड जी एंड निगेटिव डेल्टा, ठीक है। तो ये हुआ आपके एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडरगोनिक रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं। हम्म, जो वही चीज मैं आपको यहाँ बताया, फ्री एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो अगर कंसिडर हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ठीक है। तो इफ एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो अभी बताया मैं आपको एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। और अगर कंसंट्रेशन ए एंड बी क्या है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव है, तो इंटरगोनिक रिएक्शन होगा। और कुछ भी नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड, आपको ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उस टाइम क्या होगा, केमिकल जो इक्विलिब्रियम वो अटेंड हो गया। तो ये आपके इतने सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। ये कुछ डेल्टा जी के बीच आपका कुछ रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग ई, ये कंसंट्रेशन अपॉन आपका ए और बी क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट, सीओडी क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। फिर ये आपका सेम रिएक्शंस है, आपका जो स्पेशल कंडीशन होता है जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट अगर हम 1 मोलर ले लेते हैं, ठीक है, तो भाई पूरा 1 मोलर ले लेंगे तो डेल्टा जी के लिए क्या बचेगा, माइनस आर टी, और ये हो जाएगा पूरा 1, तो आर टी लॉग क्यू ई, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है, ये आप फार्मूला देख सकते हैं। फिर ये वही जो मैंने आपको बताया, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है, ये आपका है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अब देखिए, अब हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन को समझते हैं। अभी हमें बताया कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में चेंजेस है, ठीक है। क्या करेंगे, फ्री एनर्जी को लॉस करेंगे, वेयर द फ्री एनर्जी हैव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, माइनस, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, माइनस देयर इज नेट रिलीज ऑफ एनर्जी हैज द रिएक्शन प्रोसीड, द एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम रिएक्टेंट।
एनर्जी कौन लॉस कर रहा है? रिएक्टेंट लॉस कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कहाँ पे देखो भाई, मैं भी आपको बताया कि इसकी फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट का, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसको एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी ये बहुत हाई एनर्जी में है। ठीक है, यानी कि इसकी जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट जो है इसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये अपना एनर्जी लॉस करके क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। द इंडिकेट्स a spontaneous reaction if a system is closed, initial and final temperature are the same. Suppose हम सिंबॉलिकली इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी जी इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिनोटेड डेल्टा जी। तो जी प्रोडक्ट भाई हमको पता है कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, ठीक है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन, इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी निगेटिव कब होगा? सपोज भाई डेल्टा जी निगेटिव तभी है ना जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये मान लिया जाए अगर मैं 5 - 6 करूं तो इसका वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो रिएक्टेंट की क्या है, एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, टोटल वैल्यू जो डेल्टा जी की निगेटिव आती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सर्गोनिक रिएक्शन के फंक्शंस हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस करते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन, कहाँ कहाँ पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सनलाइट, फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जहां जहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के, देख, exergonic reactions are used by living things to move energy out of storage in one molecule such as sugar or fat into an active form such as ATP. This is done by breaking the chemical bond in sugar or fat, passing its energy in the form of electron or another currency to a new molecule. मतलब जहाँ पे भी नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना है, एनर्जी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, तो जहाँ जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। सेकंड है द हाईली एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड अदर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको पता है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक होने के लिए 38 एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे वो क्या करेगा, एनर्जी ब्रेक होगा वहां पे, और ब्रेक होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ग्लूकोज। Less efficient organism may only be able to harness enough energy from the breaking of glucose bonds to produce a few molecules of ATP, but is still sufficient to sustain. And the second one is what एंडरगोनिक रिएक्शन, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन में आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसको प्रोडक्ट होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए इट रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो डेल्टा जी हो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी इज एन एक्सर्गोनिक, सॉरी ये एंडरगोनिक है, यहाँ पे एक्सर्गोनिक है, एंडरगोनिक है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जी प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो एंडरगोनिक रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन वेयर द फ्री एनर्जी है पॉजिटिव वैल्यू एंड एडिशनल ड्राइविंग फोर्सेस इज नीडेड। इस रिएक्टेंट को इस रिएक्टेंट को यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स फॉर द रिएक्शन, हमको आउटसाइड से एनर्जी लेनी है। फ्रॉम रिएक्टेंट इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। जैसे कि आपने ये बॉल रोलिंग वाला एग्जांपल बताया है कि भाई ये बॉल अगर नीचे है, ठीक है, ये बॉल अगर नीचे है तो बिना एनर्जी दिए ये ऊपर जा ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो अप, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ प्रोडक्ट without applying or without giving any energy. So this is what this एंडरगोनिक रिएक्शन। सो ये हुआ आपके एंडरगोनिक रिएक्शंस के बारे में, और ये कुछ आपके फंक्शंस या है, जैसे सपोज मुझे डीएनए आरएनए सिंथेसिस करना है, फैटी एसिड है या प्रोटीन सिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना होता है जब हमको सनलाइट लेने की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एटीपी अगर हमको एरोबिक रेस्पिरेशन, हमको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है एटीपी बनने के लिए।
अदरवाइज आपके रेस्पिरेशन, अगर आप रेस्पिरेशन करेंगे और आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सांस लेना है आपको, इफ यू हैव टू ब्रीथ, तो आपको एनर्जी रहेगी तभी आप सांस ले पाओगे, फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ एंडरगोनिक रिएक्शंस है तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है बायोलॉजिकल सिस्टम में, टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल अलाउिंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव विदाउट हार्वेस्टिंग ऑल देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। एंडर इसको क्या, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको हार्वेस्टिंग ऑल देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट टू क्रिएट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स। दैट हमको पता है कि डीएनए और आरएनए क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। RNA synthesis, proteins, and all other building block of cell must be created through a reaction that form new bonds. भाई एनर्जी इसको, क्योंकि न्यू बॉन्ड जब ब्रेक होगा, जो सॉरी न्यू बॉन्ड जब बनेगा, तो क्या चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमको पता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये बॉन्ड को, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जब न्यू बॉन्ड बनेगा, ठीक है, न्यू बॉन्ड जब फॉर्म होता है, तो एनर्जी इसको चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। सो दिस बॉन्ड बिल्डिंग रिएक्शन आर जनरली एंडरगोनिक। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो एंडरगोनिक प्रोसेस में आता है, बॉन्ड बिल्डिंग रिएक्शंस। तो इस प्रकार से आपके जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं, वो आपके कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम देखें कि व्हाट इज एंडरगोनिक, व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अगर ये लिखने को आता है एग्जाम में, तो आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्सर्गोनिक, व्हाट इज एंडरगोनिक, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एटीपी चेंजेस और एटीपी सिंथेसिस के बारे में। सो थैंक यू ऑल।